स्टूडेंट्स, हम लोग आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चर्चा करेंगे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जैसा कि हम लोग कल चर्चा किए थे, इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल कैसे, इलेक्ट्रोड पहले होता क्या है तो बताए थे कि उसको हाफ सेल भी कहते हैं या रिडॉक्स कॉपुल भी कहते हैं। और इलेक्ट्रोड जनरली कुछ एक्सेप्शन हो तो बात अलग है, एक मेटल का बना होता है, एक मेटल का रॉड होता है या वायर होता है, यानी मेटल इन द सॉलिड फॉर्म, और उस मेटल का आयोनिक फॉर्म में कोई सॉल्यूशन होता है। जैसे कि अगर जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो जिंक का इलेक्ट्रोड बनाएंगे रॉड, और जिंक सल्फेट में जिंक आयन के रूप में लिक्विड फेज में एक सॉल्यूशन होगा, और एक बीकर में जनरली रखा हुआ होगा तो वो एक इलेक्ट्रोड का रूप होगा, वो एक इलेक्ट्रोड का रूप। और हम लोग कल चर्चा किए थे कि किस तरह से डिपेंडिंग अपॉन टू टेंडेंसीज उसमें पोटेंशियल डेवलप होता है, उसको उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कहते हैं। सिमिलरली कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोड बनाएंगे कॉपर का तो उसका भी अपना पोटेंशियल होगा, और हर इलेक्ट्रोड का अपना अपना पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। और जब उसको कनेक्ट करते हैं, हम लोग देखे थे डेनियल सेल में जिंक का इलेक्ट्रोड और कॉपर का इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कनेक्ट किया गया था एक्सटर्नली वायर के थ्रू, और इंटरनली दोनों सॉल्यूशन को सॉल्ट ब्रिज से ऐड किया गया था। देन वी हैड गॉट ए कंप्लीट गैल्वेनिक सेल। पूरा एक गैल्वेनिक सेल तभी मिला था जब दोनों इलेक्ट्रोड को यानी दोनों हाफ सेल को कनेक्ट किया गया था। अब क्वेश्चन उठता है कि जब दोनों को कनेक्ट कर देंगे और दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, देन करंट विल फ्लो फ्रॉम दी हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोड टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड। बट अगर हम कनेक्ट ना करें कि इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड की बात करें, सपोज करो हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड या कॉपर का ही इलेक्ट्रोड है और हम कहें इसका पोटेंशियल कितना है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर, नॉट पॉसिबल टू मेजर इट्स पोटेंशियल। बोलो क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है फिजिक्स वाले वोल्टेज भी बोलते हैं, और वोल्टेज का वैल्यू निकलता है I/R। ये फिजिक्स में तुम लोग पढ़ता होगा, I इज द करंट। तो जब तक फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, यानी वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड, और उसका रेसिस्टेंस का वैल्यू जब तक नहीं पता होगा तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड में करंट का फ्लो कैसे शो करेंगे? एक जिंक है रॉड और सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, करंट का फ्लो कहाँ होगा? और तो नेचुरली उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। हाँ, दो हाफ सेल को अगर हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर दें तो फिर उसका पोटेंशियल डिफरेंस इस फॉर्मूला से निकलेगा। करंट I फ्लो होगा और रेसिस्टेंस का डिटर्मिनेशन करके दोनों को मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में EMF का नाम देते हैं। EMF कहते हैं कि दोनों हाफ सेल यानी दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड EMF ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। उससे कोई करंट ड्रॉ अभी ना किया गया, मतलब वेरी बिगनिंग का ये बात है। तो अब क्या किया जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वैल्यू तो चाहिए, लिटरली डाटा बुक में उसका डाटा अवेलेबल कराने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए। तो कहता है साइंटिस्ट लोग एक आर्बिट्रेरली कोई इलेक्ट्रोड चूज करना पड़ता है हाफ सेल के रूप में, एक इलेक्ट्रोड हाफ सेल के रूप में चूज करना पड़ता है और उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल असाइन करना पड़ता है, और फिर उस हाफ सेल यानी उस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में जिस किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना, दैट इज डिटरमाइंड। तो रिफरेंस के तौर पर साइंटिस्ट लोगों ने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नाम सुना होगा, 11th में पढ़ाई हुई थी, स्टैंडर्ड SHE क्या होता है? एक प्लेटिनम का वायर होता है जो प्लेटिनम के फॉइल से कनेक्टेड होता है, लिंक होता है, जुड़ा होता है। प्लेटिनम का एकदम थिन फॉइल के ऊपर प्लेटिनम का ब्लैक, प्लेटिनम डस्ट या प्लेटिनम ब्लैक भी बोलते हैं, वो कोटेड किया हुआ रहता है, कोटेड, और एक ग्लास ट्यूब से किया हुआ रहता है जिससे होकर हाइड्रोजन गैस इस प्लेटिनम वायर से होते हुए प्लेटिनम फॉइल तक पास कराया जा सके। इसके अंदर जो सॉल्यूशन लिए हैं वो HCl सॉल्यूशन है, HCl एसिड है, जिसका कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर यानी 1 मोलर, जो कैपिटल M से दिखाया गया है, 1 कैपिटल M H आयंस, HCl तो H आयंस। तो H आयन यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडेशन स्टेट 0। हाइड्रोजन के दो रूप है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +1।
इसको कहते हैं हाइड्रोजन का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, यानी हाइड्रोजन का गैस रिड्यूस्ड फॉर्म हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का आयन हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। एक ही सब्सटेंस का दो रूप, ऑक्सीडाइज्ड H+ के रूप में, H2 गैस रिड्यूस्ड फॉर्म के रूप में। और इस तरह से जो सेटअप तैयार किया गया इसी का नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वैल्यू साइंटिस्ट लोगों ने आर्बिट्रेरली विथ कॉन्सेंट ऑफ ऑल साइंटिस्ट इसका पोटेंशियल वैल्यू 0 रखा गया। इसका पोटेंशियल वैल्यू यानी E ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस हाइड्रोजन गैस, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग H2 हाइड्रोजन गैस का वैल्यू जो है 0, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू 0 है। ये आर्बिट्रेरली है, 0 क्यों है उसका कोई कारण नहीं, आर्बिट्रेरली लोगों ने साइंटिस्ट लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया 0। अब नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दिस, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हेल्प से या इसके विद रिस्पेक्ट में किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जा सकता है बाय कनेक्टिंग दिस इलेक्ट्रोड विद दैट इलेक्ट्रोड, उसके साथ कनेक्ट करते हुए। एक बात और है, ये जो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो प्लेटिनम यूज किया गया है मेटल, उसमें हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हुआ है, तो प्लेटिनम सॉलिड हुआ S, वर्टिकल लाइन हाइड्रोजन गैस उसमें एडजॉर्ब हुआ है, गैस फेज चेंज हुआ वर्टिकल लाइन से, और फिर हाइड्रोजन गैस को फिर लाके कॉन्टेक्ट में लाया गया है एसिड में H+, यानी H+ इज द एक्वस मीडियम। तो 2 फेज हो गया गैस, यानी 3 फेज हुआ, लेकिन जब हाइड्रोजन गैस इसमें एडजॉर्ब हो गया तो सॉलिड के रूप में आ गया। तो ये दोनों, एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आयन, और इस रूप में इस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट किया जाता है। और माइंड इसका जो इलेक्ट्रोड में जो रिएक्शन होना है इलेक्ट्रोड रिएक्शन के नाम से H+ + 1 इलेक्ट्रॉन हाफ H2। कई बार धोखा होता है, न्यूमेरिकल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग सोचते होंगे यहाँ पर 2 करते हैं, यहाँ H2 करते हैं तब भी चलेगा, बट NCERT इसके लिए मना कर चुके। ऐसा करोगे तो कैलकुलेशन में स्क्वायर लग जाएगा, H आयन पर कैलकुलेशन करेंगे, आगे देखेंगे, इसलिए ये नहीं करेंगे। इस तरह से हमको हमें ध्यान रहे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड रिएक्शन ये है, NCERT ने इसको तय करके रखा। अब हम लोग का क्या कहना है कि 298 केल्विन पर सेल बनाएंगे हम लोग एट 298 केल्विन, और एक ऐसा सेल जिसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग बना देंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे, और दूसरा वाला जो होगा हाफ सेल होगा, सेकेंड हाफ सेल, जिसका सेकेंड हाफ सेल यानी सेकेंड इलेक्ट्रोड, जिसका कि हमारा इसी का हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू चाहिए, सेकेंड वाले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। तो दोनों 2 हाफ सेल को जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे देन वी गेट द कंप्लीट सेल। तो इससे जो EMF निकलेगा दैट विल बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेकेंड हाफ सेल, क्योंकि इसका 0 मान चुके हैं। तो जरा देखते हैं कैसे, इसका मतलब ये हुआ कि EMF ऑफ द सेल जो निकलने वाला है, EMF ऑफ द सेल निकलेगा, तो E ऑफ द राइट में ये वाला लिया है सेकेंड हाफ सेल जिसका हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, माइनस E ऑफ द लेफ्ट वाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है राइट, और लेफ्ट वाला स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसका वैल्यू 0 होता है। साइंटिस्ट लोगों ने एग्री किया, तो अगर हम 0 माइनस किए तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, यानी E ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल जितना होगा वो राइट वाले हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। पूरे सेल का जो EMF वैल्यू निकलेगा दैट विल बी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेकेंड हाफ सेल। इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। सपोज किया जाए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ हम लोगों ने कनेक्ट किया कॉपर इलेक्ट्रोड, जिसको लिखने का तरीका होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन का लिखने का तरीका हम लोग देखे थे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्लेटिनम सॉलिड ऑब्लिक हाइड्रोजन गैस ऑब्लिक H+Q, इस तरह से लिखते हैं। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को लिखने का तरीका ये है, रिप्रेजेंट करने का भी थोड़ी देर पहले किए थे।
और कॉपर का होगा कॉपर आयन एक्वस नहीं लिखेंगे इसमें 1m स्टैंडर्ड वैल्यू है तो 1 मोलर होना चाहिए, यहाँ भी 1 मोलर कर सकते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन और ऑब्लिक कॉपर सॉलिड। इस तरह का कोई सेल है, एनोड बनाएगा, मतलब लेफ्ट साइड में हमने रखा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को और राइट साइड में कॉपर का इलेक्ट्रोड इस तरह से लिया है और पूछेंगे कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, तो इसका इस तरह से कनेक्ट करके जो ईएमएफ डिटरमाइन किया गया है एक्सपेरिमेंटली, तो ईएमएफ ऑफ द सेल हैज बीन फाउंड टू बी 0.34 वोल्ट, इतना पाया गया है। और हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं कि ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल टू होता है ई ऑफ द राइट, यानी राइट में हमारा ये है कॉपर का इलेक्ट्रोड और माइनस है ई ऑफ द हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, और ये वाला वैल्यू 0 है, ये वाला वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कॉपर वाले इलेक्ट्रोड का वैल्यू यही है, पॉजिटिव में आ गया 0.34 वोल्ट आ गया। और जब किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव निकलता है, उसका मीनिंग क्या है डायग्राम के लिए बता देना जरूरी है। अगर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कॉपर का जो आयन है हैज ग्रेटर टेंडेंसी to be reduced than hydrogen. इसका मतलब ये है कि दोनों में कंपटीशन होगा तो इसी का रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये कॉपर आयन कैनॉट रिड्यूस हाइड्रोजन आयन। और पता है हाइड्रोजन आयन जब रिड्यूस होगा तो H2 गैस बनेगा बट बन नहीं पा रहा है। हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होगा तो +1 से 0 रिडक्शन। हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन गैस अगर बन पाता तब समझते कि कॉपर आयन ने इसको रिड्यूस किया, लेकिन नहीं, ये खुद रिड्यूस हो जाएगा, यानी ये खुद चाहता है कि हम रिड्यूस होकर कॉपर बन जाएं, ये टेंडेंसी है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर आयन इसको रिड्यूस नहीं कर पाया, खुद रिड्यूस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर आयन ने हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस नहीं किया, हाइड्रोजन आयन ने कॉपर को रिड्यूस कर दिया। कॉपर आयन कैन नॉट रिड्यूस हाइड्रोजन आयन। कॉपर आयन कैन राइटर हाइड्रोजन आयन कैन, बट हाइड्रोजन आयन कैन, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कैन नॉट ऑक्सीडाइज कॉपर आयन, इसलिए यहाँ से कॉपर आयन नहीं बन पाएगा। इसीलिए कॉपर H+ में डिजॉल्व, H+ मतलब रिप्रेजेंट HCl एसिड, मान लो कि HCl एसिड है, इसीलिए कॉपर HCl एसिड में डिजॉल्व नहीं हो पाता है क्योंकि H आयन कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं करता। क्या रहा है, कॉपर आयन कॉपर में रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसका रिडक्शन पावर अधिक है, वो हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, खुद रिड्यूस हो जा रहा है। इसका मतलब कॉपर ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार नहीं, रिवर्स नहीं हो पा रहा है। कॉपर आयन रिड्यूस होना चाह रहा है, कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा है हाइड्रोजन आयन के हेल्प से। तो ये होता है इसका मीनिंग। दूसरी तरफ हम लोग ये देखें कि अगर एक दूसरा कोई हम लोग इलेक्ट्रोड लेते हैं, सपोज करो हम लोग जिंक वाला इलेक्ट्रोड लेते हैं, इधर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इधर जिंक वाला इलेक्ट्रोड है। जिंक वाला इलेक्ट्रोड है 1n/ZnS। सेकेंड हाफ से अगर हम लोग जिंक लेते हैं तो ऐसा देखा गया है कि ईएमएफ ऑफ द सेल जो है, ईएमएफ ऑफ द सेल कम्स आउट टू बी -0.76 वोल्ट। ठीक है, तो फिर हम लोग अभी चर्चा किए थे कि जो ईएमएफ ऑफ द सेल आता है
दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। इसका मतलब जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। तो अब क्या क्वेश्चन है कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निगेटिव आता है वो उसमें से इसका क्या करता है, जिंक आयन कैन रिड्यूस हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस कर सकता है। नहीं, इसको ऐसे नहीं कहेंगे, जिंक आयन कैन रिड्यूस हाइड्रोजन ion and itself gets oxidized। जो दूसरे को रिड्यूस करता है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो खुद ऑक्सीडाइज कैसे होगा, ये जिंक को ऑक्सीडाइज होने के लायक नहीं है, इसका मतलब है इसका Zn ऑक्सीडाइज होगा। और H आयन रिड्यूस जब होगा तो रिड्यूस होकर H2 गैस तभी रिड्यूस होगा +1 और 0। इसका मतलब यहाँ पर का रिएक्शन होगा क्या, जिंक का रिएक्शन अगर हम लोग H+ से करें रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है। हमने कहा था कि Zn आयन का रिड्यूसिंग पावर कम है और इसका रिड्यूसिंग पावर हाइड्रोजन आयन का अधिक है। हाइड्रोजन आयन इज मोर रिड्यूसिंग बाय नेचर, खुद रिड्यूसिंग है, हाइड्रोजन गैस बन गया हाइड्रोजन गैस, और जिंक ऑक्सीडाइज हो गया जिंक आयन। और ऐसा होता भी है, हम लोग लास्ट ईयर में पढ़ते थे कि जिंक जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, एक बात और बताना भूल गया, बुक में दिया हुआ कॉपर वाली जब बात चल रही थी तो उसमें यह था कि कॉपर जो है HCl में डिजॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वो H+ आयन को रिड्यूस नहीं कर पाता है और खुद कॉपर से कॉपर आयन में ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ हो जाता है, डिजॉल्व होकर कॉपर कन्वर्टेड इनटू कॉपर आयन। इसका मतलब है कि वहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन आयन की वजह से नहीं होता है। नाइट्रेट आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इनटू कॉपर 2+, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ, एक बात और मतलब ये हुआ, यहाँ इसका मतलब जिंक ने अगर हाइड्रोजन आयन को हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब एसिड में से, अगर ये HCl एसिड है तो HCl एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब दिस इज मोर रिएक्टिव। और जो मेटल जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा उसका निगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा, एंड दैट प्रीफरेबली बिहेव्स एज एनोड। अब अगर हम कॉपर में देखते हैं और जिंक में कंपेयर करते हैं तो कॉपर वाले की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से भी कम हो जाती है और जिंक की रिएक्टिविटी अधिक हो जाती है। इसका निगेटिव और उसका पॉजिटिव हाइड्रोजन का 0 था। तो अगर हम जिंक और कॉपर का अगर हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं तो अब हमको क्लियर हो गया कि जिंक का निगेटिव है, इसका मतलब जिंक जो है एसिड पे से H+ को रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस निकाल सकता है। इसका मतलब इसका पावर अधिक है और ये एनोड की तरह, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन होना है, जिंक का ऑक्सीडेशन होना है जिंक आयन। कॉपर में ये क्षमता नहीं थी, कॉपर में उल्टी क्षमता थी, कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट होता है, रिडक्शन होना है। तो जिसका रिडक्शन होता है प्रीफरेबली वो कैथोड की तरह बिहेव करता है, यानी कॉपर इलेक्ट्रोड का कैथोड बनेगा। और जिंक का प्रीफरेबली ऑक्सीडेशन होता है, तो जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। यानी अगर हम लोग डेनियल सेल को अगर हम लोग फिर कंसिडरेशन में लाते हैं, डेनियल सेल में ध्यान होगा, डेनियल सेल का Zn Zn 2+ एक्वस, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया जाए तो 1 मोलर कॉपर आयन 1 मोलर तो ऐसा हम लोग जानबूझ के लिखे। बाय कन्वेंशन ऐसा है, एनोड को लेफ्ट लिखना है, कैथोड को राइट में लिखना है। इसका सेम रिएक्शन भी देखोगे तो जिंक से जिंक आयन बनाना पड़ेगा, कॉपर आयन से कॉपर बनाना पड़ेगा, यानी इसका इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगा जिंक इज टू बी कन्वर्टेड इनटू जिंक आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऊपर वाले का रिएक्शन होगा कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके बनेगा कॉपर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन वाला एनोड और रिडक्शन वाला कैथोड, ऑक्सीडेशन वाला एनोड, रिडक्शन वाला कैथोड। इसका अगर EMF ऑफ द सेल निकालेंगे, EMF ऑफ द सेल अगर हम लोग निकालते हैं, EMF ऑफ द सेल हम लोग निकालेंगे तो E ऑफ द कैथोड
ई ऑफ दी कैथोड का बना हुआ कॉपर आयन वाला स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ई ऑफ दी एनोड, इसका मतलब ये हुआ जिंक वाला, इसका वैल्यू था 0.3 वोल्ट प्लस में, और माइनस देने के बाद इसका वैल्यू था 0.7 वोल्ट। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.1 वोल्ट आएगा। तो डेनियल सेल का ईएमएफ वैल्यू 1.1 वोल्ट आएगा। हम लोग पहले भी चर्चा सुने। तो इस प्रकार से हम लोग देखें क्या सेल पोटेंशियल भी निकल जाता है अगर इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मालूम हो तो, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। दिस इज वन। दूसरी बात यह है कि कुछ मेटल्स जैसे गोल्ड और प्लेटिनम के भी इलेक्ट्रोड बनाए जा सकते हैं, बट उसका नाम होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड क्यों नाम होता है? क्योंकि दे डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर रिडक्शन होना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ना वहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला रिएक्शन में गोल्ड पार्टिसिपेट करेगा या प्लेटिनम, ना रिडक्शन वाले में ना ऑक्सीडेशन वाले में। तो करेगा क्या? दीज मेटल्स विल प्रोवाइड सरफेस टू अदर सब्सटेंसेस। जैसे प्लेटिनम ने हाइड्रोजन को अपना सरफेस प्रोवाइड किया कि आप आइए और एब्जॉर्ब हो जाइए, और रिएक्शन हाइड्रोजन को करना है। इलेक्ट्रॉन का लॉस करना हो या गेन करना हो तो सिचुएशन पर डिपेंड रहेगा। तो प्रोवाइड सरफेस फॉर दी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन अपना काम दी, केवल सरफेस दे दिया, और जब वो मेटल है तो रिएक्टिव हो चाहे ना हो, उससे होकर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। गोल्ड कंडक्टर का काम करता है, हम लोग सभी जानते हैं। प्लेटिनम कंडक्टर का काम करता है। तो फ्लो ऑफ या कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए सरफेस प्रोवाइड करेगा। एक एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि कहाँ पर प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में हाइड्रोजन को, यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाया जा सकता है प्लेटिनम यूज करते हुए। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेटिनम यूज करके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा, उसका सिंबल अभी बताए थे थोड़ी देर पहले। इस तरह से बताए थे, प्लेटिनम सॉलिड, वर्टिकल लाइन, हाइड्रोजन गैस, फिर एक काइन और H+। ये होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन। और सेल रिएक्शन जैसे कि बताए थे, H+ प्लस इलेक्ट्रॉन टू हाफ H2। ये एकदम बहुत ध्यान देने लायक बात है कि इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो न्यूमेरिकल बनेगा ही नहीं। यहाँ जहाँ 2 किए और यहाँ H2 किए तो न्यूमेरिकल नहीं बनता है। सेल रिएक्शन एनसीईआरटी ने इसी को माना है। दूसरा एक ब्रोमीन का भी इलेक्ट्रोड बनता है, ब्रोमीन इलेक्ट्रोड। एक एग्जाम्पल ब्रोमीन इलेक्ट्रोड का है, प्लेटिनम सॉलिड फेज, देन ब्रोमीन का लिक्विड फेज, एक्वस फेज, हाफ ब्रोमीन, और फिर क्या कहते हैं ब्रोमीन का ब्रोमाइड आयन फेज। ये है, और इसका सेल रिएक्शन या इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगा ब्रोमीन हाफ ब्रोमीन एक्वस और प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू ब्रोमाइड। ये भी ध्यान रखने वाला है, हाफ ब्रोमीन ब्रोमाइड। ये नहीं कि ब्रोमीन और 2 ब्रोमाइड, ऐसा कर दिए तो न्यूमेरिकल बनाने में गलती हो जाए। सो ये ध्यान रखना। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कुछ मेटल्स इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं जो दूसरे सब्सटेंसेस का इलेक्ट्रोड बन जाते हैं या उसका इलेक्ट्रोड बना देते हैं। जैसे हाइड्रोजन को मदद कर दिया प्लेटिनम ने, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना दिया। ब्रोमीन को हेल्प करके ब्रोमीन का इलेक्ट्रोड बना दिया। और उसका क्या रिएक्शन होगा, उसका क्या उस इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वो यू कैन सी किताब में भी दिया हुआ होगा। इस तरह से अब क्या है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। तो तुम्हारे बुक में एक पेज दिया हुआ होगा, पेज नंबर 69 में बहुत सारे इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ। अब उसमें क्या है कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू 0 से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है, उसका रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन। रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे फ्लोरीन का वैल्यू सबसे ज़्यादा दिया हुआ है, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, और इसका रिड्यूस्ड फॉर्म होता है फ्लोराइड। इसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल है। इसका मतलब आसानी से ये बनेगा, और ये आसानी से बनने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब है जिसका वैल्यू पॉजिटिव है यानी 0 से ऊपर है, और जितना ज़्यादा वैल्यू है उसका रिड्यूस्ड फॉर्म उतना ही ज़्यादा
स्टेबल होगा देन द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन से, और इसका मतलब ये होगा कि ये वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो रिवर्स ट्रू नहीं होगा, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग उतना बढ़िया नहीं हो पाएगा। एक दूसरी बात ये थी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निगेटिव में है, फॉर एग्जांपल लिथियम का, लिथियम इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निगेटिव, तो इसका कहा जाता है ऑक्सीडाइज फॉर्म इज मोर स्टेबल, यानी रिड्यूस्ड फॉर्म इज लिस्ट स्टेबल। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेगा, इसका मतलब इसमें ऑक्सीडाइजिंग क्षमता नहीं होगी, राइडर इसका रिवर्स होगा, लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग। तो लिथियम इज द मोस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट इन एक्वस मीडियम, ये शर्त है एक्वस मीडियम में होना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में नहीं। तो उसके बारे में डिटेल्स में 11th में भी चर्चा हुई थी, फिर हम लोग देखेंगे। तो लिथियम का वैल्यू सबसे ज़्यादा दिया हुआ है, सबसे नीचे दिया हुआ है बुक में, तो देखोगे दिस इज द मोस्ट रिड्यूसिंग इन नेचर, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पर चर्चा खत्म करते हैं। टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है उसको बना